जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ने वाले हैं वो सब जानते हैं कि मैंने आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है, आपको इंपॉर्टेंट भी लगवा दिए मैंने, स्टैंडर्ड मैथ्स के भी और बेसिक मैथ के भी। मैंने आपको सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दिए। स्टैंडर्ड मैथ का ये रहा और बेसिक मैथ का मैंने सिर्फ सेक्शन ए सॉल्व करवाया था। ये वो सैंपल पेपर है जो सीबीएसई की तरफ से लॉन्च हुए थे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी बेसिक मैथ के सेक्शन बी और सेक्शन सी को भी सॉल्व करवाऊंगा, ताकि चाहे आपके पास बेसिक मैथ हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ हो, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। मैं आपके साथ एग्जाम तक बना रहूंगा, हर हाल में आपकी तैयारी कराता रहूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को समझना कैसे करना है, सॉल्व करना है, वो सब आपके लिए बहुत जरूरी है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप हमारे चैनल डियर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं अब लाने वाला हूं आपके लिए सैंपल पेपर सॉल्यूशन की प्रैक्टिस लाइव। जी हां, बहुत ही जल्द एक लाइव सेशन प्लान करेंगे जहां पर मैं आपको लगे हाथों लाइव 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा, बेसिक मैथ के भी और स्टैंडर्ड मैथ के भी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद वो लाइव सेशन रहेगा, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी वो लाइव सेशन हो आपको पता चल जाए। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को, जहां पर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग है और एपी चैप्टर के अंदर से ये सवाल लिया गया है। 3 नंबर का सवाल है, ध्यान से समझना। सवाल हमसे कह रहा है कि एक एपी है, आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है। यहां पर लिख देता हूं, मैं लिखी हुई है, बल्कि यहां पर क्या है, समांतर श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है 5, उसके बाद है 8, उसके बाद है 11। तो इस तरीके से आपके टर्म्स जो हैं वो चलते चले जा रहे हैं। हमसे ये बात भी कही गई कि इसके अंदर ना टोटल 40 टर्म्स हैं, 40 पद हैं इसके अंदर, पूरी एपी के अंदर अगर हम बात करें तो 40 इसके अंदर क्या है जी, पद है, टर्म्स हैं। ये हमको गिवन दिया गया है। क्या निकालना है आपको? निकालना है फाइंड द लास्ट टर्म, आखिरी पद, अंतिम पद निकालो। लास्ट टर्म क्या है? अब आप खुद सोचो, 40 टर्म है, आखिरी निकालना है, इसका मतलब 40वां निकालना है। समझ में आई बात? भैया 40 पद हैं और आखिरी निकालना है, तो कौन सा निकालना है? 40वां तो निकालना है। तो इसका मतलब सिंपल है, आपको nth टर्म निकालना है। मतलब कौन सा पद? 40वां पद। तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होगा। क्या होता है जी? a + n-1 × d। यहाँ पर a कौन सा पद निकाल रहे हैं जी? 40वां निकाल रहे हैं। a पहला पद, फर्स्ट टर्म क्या है एपी के अंदर? देख के बताओ कितना? 5 है, तो 5 लिख दूंगा यहाँ पर। 5 + n हमारा 40 है, 40 - 1 d, कॉमन डिफरेंस। कितना डिफरेंस है पदों के बीच में, टर्म्स के बीच में? कितना कितना डिफरेंस आ रहा है आप देखेंगे भैया। 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, तो कितने? 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दूंगा, सिंपल एज दैट। सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पर ये हो जाएगा 39 × 3 और आगे बढ़ जाऊंगा मैं। 5 + 3 × 27 के साथ हासिल लगा दो, 3 × 9 और 2 11, 117, 117 और 5 आपके हो जाएंगे 122, 122। ये आपका निकल के आ गया 40 टर्म। इसको आप 40वां पद बोल दो या इसको आप लास्ट टर्म बोल दो, अंतिम पद बोल दो, एक ही बात है ना जी। ये हमने यहाँ पर निकाल लिया, तो इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। एक और सवाल करना है इसी के अंदर अभी। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स। अब आखिरी 10 पद लेने हैं और उन सबका योग, उन सबका जोड़ आपको बताना है। अब आखिरी तो पता चल गया 122, सबसे लास्ट, सबसे जो लास्ट वाला है वो तो 122 है। अब हमें उससे पहले के 9 और पता करने हैं, 9 टर्म और पता करने हैं, फिर हमें वो लास्ट वाले 10 पता चल जाएंगे। फिर सम का फॉर्मूला लगा के उनको आप कर सकते हो। अब या तो आप उसको मैनुअली निकाल लो। कैसे भैया? 3 जोड़ रहा था ना कॉमन डिफरेंस, 3 कम करते चले जाओ तो आपको पहले के पद पता चलते चले जाएंगे। ऐसे आप कर सकते हो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ये आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप कर लो, ऐसे ही कर लो। क्या करो भैया? 3 माइनस करो, 122 में से 3 माइनस करेंगे तो आप कितना हो जाएगा? 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 में से आपको क्या करना है फिर? अब 3 माइनस करते चले जाओ ना फटाफट। 116 हो जाएगा, 113 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 104 के बाद 101 हो जाएगा, 101 के बाद कितना हो जाएगा आपका? 98 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल ली कि 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 निकाल लिए। बस मुझे 10 के 10 पद पता चल गए। बहुत आसान काम कर लिया मैंने मैनुअल। यहाँ पे लाइन बना देता हूँ ताकि आपको फर्क पता चल जाए, ये अलग है वो अलग है। अब आपके सामने ये 10 के 10 पद लिखे हुए हैं। क्या करना है? इनका योग करना है, सम करना है। सम वाला फार्मूला लगा दो भैया। सम वाला फार्मूला क्या होता है? n/2 a + l। मैं ये वाला छोटा वाला लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर पहला पद भी पता है, यहाँ मुझे लास्ट टर्म भी पता है, तो मैं छोटा फॉर्मूला लगाऊंगा ना, मैं बड़ा वाला क्यों लगाऊं?
ठीक है, उससे भी कर सकते हैं आप, वैसे वो दूसरा तरीका होता है, लेकिन मैं इससे कर रहा हूँ। एन कितने पद हैं जी, ये लास्ट के 10 पद हैं, तो 10/2। यहाँ पर पहला पद जो है वो 95 है इस एपी के अंदर, इन 10 पदों के अंदर। लास्ट वाला जो है वो 122 है। अब यहाँ पर ये कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। मल्टीप्लाई में अंदर रह जाएगा क्या, इनको सम कर लो इनका, 5 और 2 7, 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 217 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 35 का 5 हासिल लगा 7, 5 एकम 5 तो 7 12, 5 एकम 5 और 3, ठीक है, 3 8 हो जाएंगे आपके, और 5 दूनी 10, तो 1085 आपका इसका सम, इसका योग निकल के आ गया लास्ट के 10 पदों का। तो आप लिखेंगे सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स, आखिरी 10 पदों का योग जो है भैया वो है 1085। इस तरीके से आप एंड में अपना आंसर प्रॉपर लिख कर आएंगे। तो ये करने के पूरे आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एपी चैप्टर से सवाल लिया गया था। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर 2 सवाल एक ही सवाल के अंदर दिए गए थे। इसको आप और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, आपको इससे पहले के 9 पद निकालने थे, आखिरी तो आपको पता था। अब हर एक पद के अंदर 3 का डिफरेंस था, तो 3 निम 27। तो अगर आप डायरेक्ट ही 122 में से 27 माइनस कर देते तो 12 में से 7 जाता, 5 बचता, ठीक है जी। और आपका यहाँ पर कितना होता है, 11 में से 9 तो 95। तो आपको पहला जो पद है 95 के डायरेक्ट ही मिल जाते हैं यहाँ से। तो आपको पहला पता चल गया, आखिरी पता चल गया, और फिर यही फॉर्मूला लगा के आप कर देते, तो आपको पूरी एपी भी नहीं निकालनी पड़ती, ठीक है। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर से। यहां पर चॉइस भी मिलेगी आपको। ये सवाल नहीं आ रहा तो ये कर दो, लेकिन हम तो दोनों करेंगे। ये वाला सवाल मैं करूंगा और नीचे वाला सवाल आप करेंगे। आपके लिए होमवर्क है ये। करते करते अटक जाओ, क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो और कोई सिखाने वाला भी आसपास नहीं है, तो आप यूज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन जिसका नाम है फिलो। दोस्तों फिलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 60 सेकेंड्स के अंदर लाइव ट्यूटर से कनेक्ट करेगा, जहां पर आप अपने सारे के सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल लाइव कॉल के साथ। कैसे, देखिए क्या करना है आपको, फिलो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फोन नंबर से साइन अप करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई कॉन्सेप्ट समझना है, उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। और देखिए 60 सेकंड्स के अंदर ही इस तरीके से एक लाइव ट्यूटर आपके साथ कनेक्ट होकर आपके क्वेश्चंस का आंसर करेगा। तो बहुत ही ज्यादा आसान है इसको यूज करना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको डाउनलोड करें, साइन अप करें और आज से ही यूज करना शुरू करें। आइए अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, अ ट्री इज ब्रोकन ड्यू टू द स्टॉर्म इन सच अ वे। एक मिनट, ऐसा कोई सवाल तो मैंने पहले भी आपको जो वीडियो बनाई उसमें बता रखा है, मुझे याद आ गया। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने पढ़ा है ना, सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। आइए इस सवाल को अब करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ आपके लिए पहले से ले लिया है, अब सवाल समझाता हूँ। सवाल ये कह रहा है कि एक पेड़ खड़ा हुआ है और एक तूफान आता है, और तूफान इस तरीके से आता है कि इस पेड़ के 2 टुकड़े हो जाते हैं, वो पेड़ टूट के गिर जाता है। किस तरीके से गिरता है, आइए इसको गिरा देता हूँ। जी हाँ, इसको गिरा दूंगा मैं भी, देखिए कैसे गिराते हैं। तो इस तरीके से तूफान आया और ये पेड़ जो है यहाँ से टूटा, कुछ इस तरीके से नीचे को आके ये इस तरीके से यहाँ पर गिर गया। अब ये पेड़ जो है ज़मीन पर कुछ इस प्रकार गिर चुका है, आप देख सकते हैं गिर गया ये। अब ऐसा गिरने से क्या हुआ, ऐसा गिरने से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। इस तरीके से अगर हम यहाँ देखें, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर इस तरीके से एक राइट ट्राइंगल परफॉर्म हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। ये रहा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। आइए आगे पढ़ते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि ये जो इसका टॉप है, ठीक है, ये चीज यहाँ लिखी हुई देखिए, इस तरीके से गिरा। द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का ऊपरी कोना है, टॉप है, वो टचेज, वो छू जाता है किस चीज को, ग्राउंड को, और एक 30 डिग्री का कोण एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये टॉप है इसका ट्री का, ठीक है, ये नोक है ऊपर की, तो यहाँ पर ये जमीन से मिला छुआ और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन गया है। हमसे ये कह रहा है सवाल। आगे हमसे कह रहा है लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ द ट्री इज 8 मीटर। ब्रोकन अपर पार्ट मतलब ऊपर का जो ये पार्ट है टूटा हुआ ट्री का, ये वाला, ये कितना है, 8 मीटर हमें दे रखा है, ठीक है। ये है आपका 8 मीटर का, ये हमको गिवन है। आगे क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। पेड़ के टूटने से पहले इसकी ऊंचाई क्या थी, ये बताना है। पेड़ के टूटने से पहले, आप सिर्फ हमें ये नहीं निकालना, हमें ये वाला पार्ट निकाल के उसमें ये वाला पार्ट ऐड करना है, क्योंकि पेड़ जब टूटने से पहले तो पूरा था, पूरा कितना, ये वाला जो गिरा है और ये जो खड़ा हुआ है, ये सब। तो बेसिकली हमें पहले ये निकालना है और इसके अंदर ये जोड़ के अपना पूरा आंसर हमको देना है। सवाल समझ में आ गए ना।
अब करते हैं आइए। तो यहाँ पर हम वही अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने वाले हैं। तो ट्राइंगल को हम नाम दे देंगे, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया। आप गिवन में सब कुछ लिखेंगे कि भैया लेट ए बी द पेड़ बिफोर ब्रोकन, ठीक है, टूटने से पहले ए जो पेड़ था पूरा वो बी सी होगा, ए बी नहीं, बी और सी, क्योंकि सी से खड़ा होगा और बी इसकी नो। फिर आफ्टर ब्रोकन ए बी जो है वो ब्रोकन वाला पार्ट है और ए सी जो है वो स्टैंडिंग वाला पार्ट है। इस तरीके से आप बताएंगे सब कुछ गिवन में लिख के। अब यहाँ पर नाउ, तो नाउ क्या होगा, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी के अंदर क्या होगा जी, यहाँ पर हम देखेंगे हमें मतलब किस किस से है। हमें मतलब है, हमें ये पता है, ये क्या है, हाइपोटेनस पता है, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, पी और एच, पी अपॉन एच, हमें किस किस को से मतलब है, क्या क्या चाहिए, पी और एच चाहिए। पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है ये तो, ठीक है, तो साइन थीटा हम लेंगे। अब P परपेंडिकुलर क्या है, हमको दे रखा है 8 मीटर का है, तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। अच्छा परपेंडिकुलर थोड़ी सी आड़ी है तो H है। P तो हमें निकालना है, P तो हमें पता ही नहीं है ये वाला पार्ट, तो P आप चाहे तो AC का AC लिख सकते हैं, या फिर X अगर माना है तो X लिख सकते हैं, जो आपने माना हो। हाइपोटेनस पता है हमको 8, ये मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। साइन कितने डिग्री का एंगल है जी, 30 डिग्री का एंगल है। साइन 30 कितने डिग्री पर होता है, या साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी होती है, चलो अगले स्टेप में लिखता हूँ, AC अपॉन 8 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 4 बार, इस तरीके से AC जो है आपका वो आ जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से AC निकल के आ गया। AC बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जो पेड़ खड़ा हुआ है अभी भी, टूटने के बाद भी जो पार्ट उसका खड़ा हुआ है वो कितना निकल के आया, 4 मीटर निकल के आया। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो आप यही लाइन लिखेंगे, बिल्कुल यही लाइन, देयरफॉर, ठीक है, इसी लाइन को आप हाईलाइट करके लिखेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, बिफोर इट वाज ब्रोकन, ठीक है, कि टूटने से, बिफोर इट वॉज ब्रोकन, टूटने से पहले पेड़ की जो ऊंचाई थी वो ये थी। अब किस तरीके से निकालेंगे, क्या क्या है वो है आपका ए बी और ए सी मिलाकर। ए बी ऊपर का पार्ट था जो टूट के गिरा, और बी सी, अच्छा ए बी, हाँ ए बी था, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका कितना है, ए सी है जो खड़ा हुआ है अभी भी। ए बी कितना है, 8 है, ए सी हमने निकाल लिया 4, तो इस तरीके से क्या आ गया, जो पेड़ आ गया पूरा का पूरा निकल के आपका कितना, इज इक्वल टू 12 मीटर। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी थी जी, 12 मीटर थी। इस तरीके से आपको लिख के आ रहा है। तो गिवन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिगर बनाएंगे रफली ट्राइंगल, एंड में ये लिखेंगे, तो जब जाके आपको पूरे कंप्लीट 3 नंबर मिलेंगे। खाली ऐसा नहीं बस ये लिखा, आंसर मारा, खत्म, नंबर कट जाएंगे। सवाल पूरा करा लेकिन नंबर कटेंगे, क्यों कटेंगे, रीजन पता है, सब कुछ आपको लिख के आना पड़ेगा। तो 3 नंबर का सवाल आ गया। चॉइस में एक सवाल है आपका, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, बहुत आसान है। चलिए आइए अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल चैप्टर से लिया गया है, टेंजेंट से रिलेटेड है। आइए पढ़ते हैं। 3 नंबर दिलाएगा, बहुत आसान सवाल है। देखिए लिखा हुआ है PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। PA और PB स्पर्श रेखाएं हैं। PA ये रही, PB ये रही, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। अब टेंजेंट्स हैं दोनों, तो दोनों बराबर भी होंगी। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि PA जो है वो बराबर है PB के, ठीक है, मैंने निशान लगा दिया बराबर की पहचान करने के लिए। आगे लिखा हुआ है सेंटर हो है सर्कल का, कोई बात नहीं। इफ PA बराबर 6 सेंटीमीटर, अगर ये PA 6 सेंटीमीटर है तो जब ये बराबर है तो भैया ये PB भी तो 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, टेंजेंट बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। एंगल APB 60 डिग्री का है, ये हमसे कहा गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB कोड की लंबाई बताइए। AB देखिए, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है। ये जो आप कोड देख रहे हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं लाइन, आपको इस कोड की लंबाई बतानी है कि ये कितनी लंबी है। कैसे पता कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। ट्राइंगल की हेल्प हम यहाँ पर लेने वाले। अब देखिए आप यहाँ पर एक बात समझिए, जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है एक ट्राइंगल के अंदर, कौन से ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल APB के अंदर, इन ट्राइंगल APB के अंदर जब AP बराबर है PB के, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल टेंजेंट हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। AP बराबर PB है तो क्या मतलब होगा, जब भी किसी ट्राइंगल की 2 साइड बराबर होती हैं तो उन साइडों के आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो एंगल बराबर होते हैं। तो जब क्योंकि ऐसा है तो इस वजह से कैसा है जी, इस वजह से ऐसा है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर हुई भैया। साइड्स के आमने सामने का, अगर 2 साइड बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। अब अगर हम बात करें इसी ट्राइंगल के अंदर, नाउ
एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है वो एंगल पी, ठीक है, सी नहीं है यहाँ पर, एंगल पी, ये तीनों का जो योग अगर हम जोड़ करेंगे, सम करेंगे, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी बराबर है, कुछ भी रख सकते हैं आप इसको x मान सकते हैं, तो ये भी x डिग्री का होगा, तो ये भी x डिग्री का होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्स बी मत, चलो एक्स ही लिख दो। ठीक है, एक्स प्लस एक्स, अब ये हमें पता है 60 डिग्री का है, ये 180 है, एक्स और एक्स 2x हो जाएंगे, 180 में से ये 60 माइनस हो जाएगा, 2x रहेंगे इधर, यहाँ पर आपका 120 आएगा और यहाँ से x की वैल्यू 60 निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ जी, हाँ बिल्कुल सही बात, यही हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए और एंगल बी दोनों 60 डिग्री के हैं, क्योंकि दोनों को हमने x माना था, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर x माना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया जी ये एंगल भी 60 डिग्री का है, यहाँ से इस x को हटा देता हूँ मैं, ये एंगल यहाँ से 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है। ये लो जी, मैंने यहाँ पर अब 60 डिग्री लिख दिया। अब बात समझो, क्या बात समझो, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों ही एंगल 60 डिग्री के आ गए, तीनों एंगल, तीनों कोण बराबर आ गए। और जिस त्रिभुज के अंदर, जिस ट्राइंगल के अंदर उसके तीनों कोण बराबर हो, वो कौन सा ट्राइंगल होता है? जी हाँ, वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल बराबर होते हैं और तीनों साइड्स भी बराबर होती हैं। तो ये तो हमें पता है कि ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और अब तीनों एंगल बराबर होने की वजह से क्या हो गया, यस, ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर आ गई। तो देयरफॉर हम यहाँ पर अब रीजन दे देंगे, बिकॉज, ठीक है, ट्राइंगल ए बी पी जो है इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल है जी? इक्विलैटरल, अच्छा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ए साइड जो है इसकी, ए बी जो है साइड, वो भी आपकी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर की होगी। ये हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया। ठीक है, तो यही तो निकलवाना था हमें, कोड ए बी जो है उसकी लंबाई हमने निकाल दी। क्लियर हुआ आपको? तो बेसिक नॉलेज है, बहुत आसान तरीके से इसको आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं। आइए फटाफट से अब बिना रुके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर से एक वर्ड प्रॉब्लम है, 3 नंबर में है, जो थोड़ा बड़ा सवाल है। आइए समझते हैं कैसे इसको कर सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स दैट आर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। क्या कह दिया, सब ऊपर से गया, समझाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है द सम, योग, किसका योग? स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, 3 नंबर है, ऐसा समझो भी 3 नंबर हैं जो कि क्या है, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 के मल्टीपल्स हैं, मतलब 5 के पहाड़े में आते हैं ऐसे कोई 3 नंबर हैं, उनका फिर स्क्वायर करना है, फिर उनके स्क्वायर को जोड़ना है, ये हमसे कहा गया है। समझ में आई बात? तो कोई से भी 3 पॉजिटिव नंबर जो 5 के पहाड़े में आते हो, अब वो हमें तो नहीं पता कौन से हैं, तो हम x की फॉर्म में उनको मानेंगे। हम मानेंगे लेट द नंबर्स आर, अब 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 5 के पहाड़े में आना चाहिए। हम खाली x तो नहीं मान सकते, x तो भैया कोई सा भी नंबर हो सकता है, हम 5 भी साथ में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 5x। अब पहला नंबर 5x हुआ तो कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जो एक के बाद एक आए। अच्छा, अगर ये नंबर 5 होता तो इसके बाद अगला 5 के पहाड़े में क्या आता, 5 दूनी 10 आता। 10 कैसे बनना, 5 प्लस करके। तो हमें अगला नंबर जो मिलेगा वो इसी के अंदर 5 प्लस करके मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव है इस वजह से, लगातार। ठीक है, तो ये मिल गया अगला नंबर। फिर उससे अगला नंबर हमें कैसे मिलेगा, फिर इसी के अंदर 5 और ऐड करके मिलेगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा चलना चाहिए, तो इसीलिए +5 हम करते जा रहे हैं। आपको पता होगा बेसिकली ये पहाड़ा भी क्या होता है, वो क्या होता है, रिपीटिव एडिशन होती है। ठीक है, तो 5x + 10, ठीक है, मैंने इसी के 5 में 5 और जोड़ दिया, तो ये वो 3 नंबर हमें मिल गए जो कि कॉन्जिक्यूटिव हैं, 5 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है, हमें क्या कहा गया, अब इनका स्क्वायर कर दो। ठीक है, इन सब का स्क्वायर, तो 5x का स्क्वायर करूंगा मैं, तो यहाँ पर 5x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर दो, 5x + 5 का भी स्क्वायर कर दूंगा मैं, ये लो जी कर दिया। इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 5x + 10, इसका भी स्क्वायर कर दिया मैंने। और क्या कहा गया है, द सम, इनका सम भी कर दो भैया, योग भी कर दो, जोड़ दो। तो इसका मतलब यहाँ पर इनको जोड़ भी देंगे, और ये सब करके क्या हो रहा है, इस 725, ये सब करने के बाद 725 आता है। अब जरा सवाल को पढ़ो एक बार, थोड़ा फील करो ना मैथ्स को, सवाल को, इसको पढ़ो, क्या हमें पूरी फील मिल पाई? आइए पढ़ते हैं। अब सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल लिखा हुआ है द सम, जोड़,
ठीक है, जोड़, प्लस प्लस जोड़ दो, किसका जोड़, द सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर किसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर, 3 पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, 3 पॉजिटिव, एक नंबर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, 3 नंबरों का स्क्वायर कर दिया स्क्वायर हमने, दैट आर कॉन्जिक्यूटिव, जो एक के बाद एक आते हो और मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल हो, तो ये 5 का पहला मल्टीपल, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो 3 पॉजिटिव नंबर जो कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं, उनके स्क्वायर का सम। क्लियर हुआ, ये बराबर है 725 के, ये बात हमसे कही गई है। क्लियर, आइए अब क्या करना है, फाइंड द 3 नंबर, तो ये 3 नंबर कौन कौन से हैं ये बताना है हमको। आइए करते हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले क्या कर सकते हैं, आइए सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए आप यहाँ पर अब 5x के स्क्वायर में तो कुछ भी नहीं कर सकते ना आप, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो स्क्वायर खोल दो बस, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया, प्लस का प्लस लगाया मैंने। अब इसको मैं मानता हूँ ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलूंगा, तो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरीके से मैं इसको खोलूंगा, ठीक है, ऐसे खोल के लिखते हैं। आइए लिखते हैं, तो a का स्क्वायर मतलब a की जगह क्या है यहाँ पर 5x, तो 5x का स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर का मतलब, अरे इससे मिटाता हूँ ताकि थोड़ा छोटा मिटे, चलिए जी, तो 5x का स्क्वायर का हो जाएगा 25x स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या लिखा हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 25 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2ab मतलब 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाई 5, 2 पंजे 10x, 10x पंजे 50x, तो ये जाएगा आपका 50x, तो ये खुल गया हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने ये वाली प्लस लगाई, अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगाऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर, a की जगह है 5x, तो 5x का स्क्वायर मीन्स 25x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, b की जगह है 10, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 100, प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो 2 दाम 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100x, और इसके इक्वल में 725 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब जो सेम सेम है उनको जोड़ दो, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर वाला है, ये एक्स स्क्वायर वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला है, तो तीनों एक्स स्क्वायर वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, तो 25 25 50 और 25 75, तो 75 एक्स के स्क्वायर है हमारे पास टोटल अब, ठीक है जी। अब खाली एक्स वाले देख लो, तो एक्स वाले कहाँ पर है, ये रहा एक एक्स वाला और एक ये रहा, तो 100x और 50x कितने हो गए 125x, 125x वाले हो गए। अब खाली नंबर होंगे, 25 नंबर है और 100 नंबर है, तो 100 और 25 कितने हो गए आपके 125 हो गए, कोई और तो नहीं है ना, हाँ ठीक है, नहीं चलो बस ये सब है हमारे पास। इधर हमारे पास इक्वल में 725 है, बल्कि इसको भी माइनस का कर दो, इधर ले आओ इसको, ये 75 जो प्लस का है, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का 725 हो जाएगा। अब इक्वल के उधर सिर्फ 0 रह गया क्योंकि हम इधर ले आए इसको। अब और क्या कर सकते हैं, ये दोनों नंबर हैं, नंबर से नंबर माइनस करो, आओ थोड़ा सा और छोटा करो, तो 75x स्क्वायर प्लस 125x है हमारे पास। अच्छा 125x थोड़ी है दोस्तों, 100x और 50x, 150x हो गए ना, 150x हो गए, तो यहाँ पर इस 125 को हम क्या करेंगे 150x करेंगे, तो बहुत ही ध्यान से करना है, देखिए गलतियाँ आपसे भी हो सकती हैं। 150x, चलिए जी, तो इसको मैं नीचे भी अब यहाँ पे 150x लिख देता हूँ मिटा के 150x, ठीक है जी। अब इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो 725 में से जब 125 ये माइनस होंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर आपके 600 बचेंगे। अब क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस के 600 बचेंगे, इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन सर जी बड़े बड़े टुकड़े करने पड़ेंगे, बड़े बड़े फैक्टर, दिक्कत हो जाएगी, तो कॉमन लेके छोटा कर लो। छोटा कैसे करेंगे, यहाँ पर इन सब में मुझे दिख रहा है मैं 75 कॉमन ले सकता हूँ। 75 जब मैं यहाँ पर कॉमन लूँगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ 75 है, यह हट गया, कॉमन लेके बाहर आ गया, एक्स का स्क्वायर बचा खाली। यहाँ पर से जब मैं 150 में से 75 बाहर निकालूंगा, जब 75 दूनी 150 होते हैं, तो 2x यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और इसमें से मैं निकालूंगा तो 8 75 8 600 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सब कुछ कॉमन निकल के यह आ गया। अब ये देखिए जो 75 है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर मैं इसको इक्वल के पार लेके जाऊंगा तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और जब ये 0 के डिवाइड में आएगा तो डिवाइड होके क्या आएगा 0 आएगा। बेसिकली यहाँ से ये 75 भी कैंसिल आउट हो चुका है। तो ये कुछ इक्वेशन रह गई छोटी सी।
अब तो बहुत आसान है, 8 के टुकड़े करो, 8 के टुकड़े कर लेंगे जी, 4 दूनी 8, ठीक है। क्या लाना है हमको, प्लस का 2x लाना है, तो प्लस वाला नंबर जो है बड़ा वाला वो प्लस का रख दो, छोटा वाला आप माइनस का रख दो। ये टुकड़े हो गए। आइए फटाफट से इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर 2x की जगह हम रखेंगे यहाँ पर ये 4x और माइनस का 2x और माइनस का 8 एज इट इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x प्लस 4, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे, x प्लस 4, एक ब्रैकेट में आ गया आपका x प्लस 4, एक ब्रैकेट आ गया आपका x माइनस 2। अब दोनों का अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन करना चाहेंगे आगे तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू माइनस की 4 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी। तो ये पॉजिटिव नंबर है। अब क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मतलब प्लस वाली वैल्यू जो x की वैल्यू 2 निकल के आई है वो हम मानेंगे। हमें नंबर बताने कौन कौन से, तो एक नंबर हमने 5x माना था, 5x का मतलब है भैया 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, तो पहला नंबर आपका वो 10 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, 15 होगा, 20 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है वो 5 के पहाड़े में आते हैं, ये तो आपको पता ही है। बाकी आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वही आएगा। अब दूसरा नंबर हमने 5x प्लस 5 माना था, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 प्लस 5 कर दो, वही 10 15, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। और इस तरीके से आप तीसरा निकाल लेंगे, 5x प्लस कितना 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 10, 5 दूनी 10 जमा 10 इज इक्वल टू 20। तो 10 15 20, तो वो नंबर क्या थे 10 15 और 20। आप इनके जब अगर सम करेंगे स्क्वायर करने के बाद तो यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लंबा एक फैक्टर वाला सवाल, अगर चाहते तो ये सवाल 2 नंबर में डायरेक्ट फैक्टर निकलवा लेता, लेकिन नहीं, बट प्रॉब्लम बनाई, प्रॉब्लम से इक्वेशन बनी, इक्वेशन सॉल्व हुई, तो इसलिए 3 नंबर बड़ा नंबर का सवाल ऐसे आपका आएगा। अगर 4 में आता तो फिर ये और बड़ा होता, ठीक है, फिर और कुछ कंडीशन आपको दी जाती। चलिए ये सवाल हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। आइए फटाफट से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ सेक्शन सी स्टार्ट होने जा रहा है अब, जिसके अंदर आपको 4 नंबर के बड़े बड़े सवाल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पहला ही सवाल आपका है कंस्ट्रक्शन चैप्टर के अंदर से, और आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 4 नंबर के अंदर आएगा। तो बनानी भी है फिगर अच्छे से और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। सवाल पढ़ते हैं, चॉइस है, ये वाला नहीं बन रहा तो ये वाला बनाओ, कुछ तो बनाओ, जब भी तो 4 नंबर मिलेंगे, ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे फ्री में। आइए बनाते हैं। तो पहला सवाल वही मैं करूंगा, दूसरा सवाल आप करेंगे। आइए करवाता हूँ। कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने। कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका एक ही सेंटर हो, मतलब एक ही केंद्र बिंदु मान के हमें 2 अलग अलग साइज के वृत्त बनाने हैं। कितने कितने, उनकी ये त्रिज्या हमें दे रखी है, रेडियस। एक 3 सेंटीमीटर का बनाना है, एक 7 सेंटीमीटर का बनाना है। आइए बनाते हैं। फुल स्टॉप लग गया ना, बस यहीं रुक गया मैं भी, पहले इतना काम करूंगा जब भी आगे बढ़ूंगा। आइए लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मुझे एक कंपास चाहिए होगा, बड़ा सा कंपास बड़े बोर्ड के लिए। एक बड़ा सा स्केल चाहिए होगा, आपके पास छोटा छोटा होगा, आपका अपना यूज़ कर लेना। तो ये मैंने कंपास लिया है और ये मैं यहाँ पे रूलर लिया है। चलो जी, ये मेरे टूल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम पहले 3 सेंटीमीटर का और 7 सेंटीमीटर का। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें 7 सेंटीमीटर मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि मेरे बोर्ड से भी बाहर चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी आसानी के लिए और आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रेशो छोटा कर रहा हूँ। मैं 3 और 7 के ना बना के इनके आधे आधे के बनाऊंगा, 1.5 और 3.5 के। 3 का आधा 1.5 होता है और 7 का आधा 3.5 होता है, तो 1.5 और 3.5 के बनाऊंगा। साइज वही, मतलब फिगर वही बनेगी, बस थोड़ा रेशो उसका छोटा हो जाएगा, लेकिन फिगर एज इट इज बनेगी। लेकिन आपको वैसी बनानी है 3 की और 7 की। आपके पास तो बड़ा पेज होगा ना। अब यहाँ पर तो ये इसका जो ये 1 सेंटीमीटर है, बेसिकली ये इंच होता है, तो ये बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान के करूंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर की जगह 1.5 सेंटीमीटर लेके बनाऊंगा और 7 की जगह 3.5 लेकर। थोड़ा रेशो छोटा हो जाएगा, लेकिन फिगर आपकी सही बनेगी। लेकिन आप 3 और 7 लेकर ही भरेंगे इस कंपास में, वैसे का वैसे ही बनाएंगे। फिगर आपकी भी सेम बनेगी, मेरी भी, बस मेरी यहाँ थोड़ी छोटी बनेगी, आपकी एग्जैक्ट जैसी बताई गई है वैसी बनेगी। आइए बनाते हैं अब। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस रूलर को इधर उधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, वैसे इधर उधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो सबसे पहले सेंटर भरते हैं, इसको उठा रहे। अच्छा ये मैंने यहाँ पर रखी इसकी निब, ठीक है जी, बिल्कुल यहाँ 0 पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया ये 1.5, ठीक है, 1.5 मैंने यहाँ पर भर लिया। और ये मैंने यहाँ पर एक त्रिज्या भर के इसकी एक सर्कल, एक वृत्त बना दिया, ठीक है। ये बन गया मेरा 3 सेंटीमीटर वाला। अब सेम इसी सेंटर से, छेड़ो मत, इसी सेंटर से दूसरा बनाना है आपको 7 सेंटीमीटर का। तो मैं आधा बना रहा हूँ ना, आधे का लेके चल रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ पर से बनाऊँगा इसको और बड़ा करके 3.5, ये आ गया 3.5, ठीक है, ये लीजिए। चलो जी, ये मैंने यहाँ पर से दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो जी, इसको भी साइड में करो और इसको भी साइड में करो। अभी अच्छा बड़ा नहीं करना, साइड में करना है। साइड कहाँ से होगा साइड में, ये तो साइड में करना भी नहीं आता, आ गया।
हाँ जी, तो ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं अब, ठीक है जी। इनकी आपको मैं वो भी दिखा दूं केंद्र बिंदु, ये इनका सेंटर है जो रेड डॉट आई है। चलिए अब हमसे कहा आ गया है, हमने इतना काम कर लिया, बना लिए दो सर्कल। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ड्रॉ टू टेंजेंट्स, दो स्पर्श रेखाएं बनाइए टू द स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल छोटे वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं बनानी है फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से। वो पी पॉइंट कहां पर लेना है हमें, विच लाइज, जो पड़ा हुआ है, कहां पड़ा हुआ है, ऑन द बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल पे। मतलब इस बड़े वाले सर्कल के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट पी डालना है और उस पॉइंट पी से फिर हमें ऐसे करके टेंजेंट बनानी है। समझ में आई बात? आइए लेते हैं। तो इस पॉइंट की सीध में, इस पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में मैं क्या करता हूं, यहां से बिल्कुल सीध भरते हुए इस जगह पर पॉइंट पी ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको मार्क कर दिया, ये हमने बड़े वाले सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पी ले लिया। अब यहां से टेंजेंट बनानी है छोटे सर्कल के ऊपर। तो टेंजेंट ऐसे नहीं बनानी कि ये हमने लाइन खींच दी, लो जी बन गई टेंजेंट। एक प्रोसेस है इसका। क्या प्रोसेस है, आपको इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया ओपी को। इसको आपको आधा आधा काटना है, बिल्कुल बीचों बीच में से बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से, मतलब एक कंपास की हेल्प से। कैसे करते हैं उसका तरीका यह है कि आप क्या करेंगे, कंपास को लेके आएंगे, पहले आप इस कोने पे इसकी निब रखेंगे और इस कंपास के अंदर ना इसकी आधे से ज्यादा लेंथ भर लेंगे, आधे से ज्यादा लेंथ, ठीक है, आधे से ज्यादा अपने आइडिया से। तो ये मैंने भर लिया, आधे से ज्यादा होगी है। इस आधे से ज्यादा जो आपने भरी है, इससे आप क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और इसी को भरे भरे आप क्या करेंगे, एक आर्क इसको इस तरीके से नीचे लगाएंगे। ये मैंने आर्क लगा दी। कंपास को छेड़ना नहीं, ऐसे कैसे रखना है। अब इस कंपास को उठा के ले आओ इधर वाले इसके पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर मैं ले आया, ठीक है। कंपास को बिल्कुल छेड़ना नहीं है, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं करना। इसको उठा के लाऊंगा। अब एक आर्क में इधर इसके ऊपर लगाऊंगा जो पिछली आर्क को कट करेगी, और सेम इसी तरीके से मैं ऊपर जाऊंगा और एक आर्क ऊपर लगाऊंगा, एक चाप ऊपर लगाऊंगा जो कि हमारे पुराने वाले आर्क को, चाप को कट करेगी। दोनों ने दूसरे को काट दिया। इस जगह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से गुजरेगी। ये आ गई तकरीबन यहाँ पे, ठीक है, ये चलो ठीक है, ये आ गई लाइन। तो यहाँ पर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, अब इस वाली लाइन ने हमारी पिछली वाली लाइन को यहाँ पर काट दिया, इस ओपी को, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका ओपी का मिड पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच हो गया। अब इसको सेंटर मान के आप ओपी भरो या ये ओपी, अच्छा ओ तो ये वाला है ना हमारा, तो इसको आप कुछ और नाम दे दो, चलो इसको आप एम नाम दे दो, ठीक है। आप पीएम भरो या एमओ भरो, इसको केंद्र बिंदु मान के आपको क्या करना है, इसको केंद्र बिंदु आप मानिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, ये मैंने कंपास लिया सीधा, इसको आप सेंटर मानना है आपको। तो ये मैंने निब रखी और यहाँ पर ये जो हमारा ओ है इधर से भर लो या पी तक भर लो, बात एक ही है क्योंकि बीचों बीच में पॉइंट है ना, तो ये और ये बराबर ही आएगा। तो इसको मैंने यहाँ पर भर के अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी अपना एक सर्कल ड्रॉ करना। तो इस तरीके से ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले सर्कल ने हमारे छोटे वाले सर्कल को आप देखेंगे दो जगह पर इंटरसेक्ट किया है। देखिए एक जगह यहाँ पर कट किया, एक जगह यहाँ पर कट किया। इन दोनों पॉइंट्स को आपको मिला देना है क्योंकि यही दोनों वो पॉइंट हैं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, जो हमारी टेंजेंट है। तो पी पॉइंट से आपको इसको मिलाना है। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर ये मिला दिया और इधर से भी हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को पी से इसको मिला देंगे। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देंगे, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे देंगे, एक्स जेड एक्स वाई या जो भी आप चाहें इसको नाम दे दीजिए। तो इसको मैंने नाम दे दिया पी ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी। तो पी ए और पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। तो पी ए और पी बी जो है वो हमारी टेंजेंट्स हैं। पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड, मतलब जो हमसे बोली गई हैं वो वाली स्पर्श रेखाएं हैं, टेंजेंट्स हैं। हमको ये लिख के दिखा देना है। और ड्रॉ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी है कि क्या करना है। सबसे पहले हमने एक छोटा 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया, फिर उसी को सेंटर मानते हुए, उसी के मतलब उसी बिंदु को सेंटर मानते हुए हमने एक बड़ा सर्कल बनाया जो कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का था, ठीक है। फिर हमने क्या करा, फिर हमने एक पॉइंट पी बड़े वाले सर्कल पर लिया, फिर हमने ज्वाइन ओपी, ओपी को मिला दिया, फिर हमने ओपी को बाइसेक्ट करा, आधा आधा काटा, ठीक है। ये लिखेंगे बाइसेक्ट ओपी, सिंपल सिंपल लिखिए। तो ओपी को बाइसेक्ट करा हमने, पॉइंट एम हमको मिला, फिर टेकिंग एम एज पॉइंट सेंटर, हमने इस पॉइंट एम को सेंटर मानते हुए क्या भरा, हमने ओपी ओ एम को या पी एम को रेडियस भरी और इसको रेडियस मानते हुए हमने ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ किया। और उस सर्कल ने क्या करा, वो सर्कल ने हमारे पिछले वाले छोटे वाले सर्कल को
इंटरसेक्ट किया ए पर और बी पर, फिर हमने क्या करा, ज्वाइन पी एंड पी बी, पी और पी बी को मिला दिया और इस तरीके से ये दोनों हमारी क्या आ गई, पी एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो ये हमारी टेंजेंट्स हैं। ऐसे आपको सिंपल लाइन्स लिख देंगे सेंटेंस बाय सेंटेंस, आपका पूरे के पूरे 4 नंबर आपको इसको करने के मिल जाएंगे। ठीक है जी। इसका और में अगर ये नहीं बन पाए तो ये बनाओ, फिर एक आपको टेंजेंट बनानी है इस तरीके से। ये वैसे आपकी बुक का ही सवाल है, एनसीईआरटी का एज इट इज करवा रखा मैंने, मुझे ध्यान है एक वीडियो में, तो ये सवाल आपका एज इट इज आ जाएगा। नहीं, सैम्पल पेपर्स में सॉल्व करवाया मैंने, याद है मुझे, ये शायद स्टैंडर्ड वाले में भी आया है, तो ये सवाल है कहीं ना कहीं मुझे याद है एनसीईआरटी में सैम्पल पेपर में, तो ये आप ट्राई करना बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के अंदर से 4 नंबर में सवाल है, सिर्फ मीन निकालना है। बहुत आसान लग रहा होगा, आइए पढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हमें 300 पैसेंजर्स दिए गए हैं जिनके हमें क्या दिया गया था, फॉलोइंग एज वाइज चार्ट, उनका हमें चार्ट दिया गया कि कौन कितने साल के इस तरीके से हैं दिल्ली से पुणे जाने वाली फ्लाइट के अंदर से। हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन एज ऑफ पैसेंजर्स, हमें मीन एज निकालनी है। आप सोचेंगे बहुत आसान है, मीन निकालना है ना हमें, तो मीन का फार्मूला क्या होता है भैया, मीन का फार्मूला तो बहुत आसान सा होता है कि क्या होता है, आपको पता है अच्छे से कि मीन जो है वो होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब ये तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस पर आप क्लास इंटरवल पर नजर मारें तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इस तरीके से लिखा हुआ है। आप सोच रहे होंगे यहाँ से क्लास इंटरवल लिया, ये आपका एफ आई होगा, एक्स आई निकालो, एफ आई एक्स आई निकालो। नहीं, ये एफ आई नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये एफ आई नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है ये। जी हाँ, बताता हूं कैसे। देखिए, इसके लास्ट टर्म पे आप गौर कीजिए, कितना है, 300 है ये, और हमें ये कहा गया है कि 300 टोटल पैसेंजर्स ही हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इसी क्लास में 300 होंगे, बाकी के कहाँ गए फिर। इसका मतलब ये जो 300 हैं ये सब मिल के प्लस हो के जुड़ के बन रहे हैं। जब जुड़ के बन रहे हैं इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, सी एफ है। तो इससे फ्रीक्वेंसी एफ कैसे निकालेंगे सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको निकालना है क्लास इंटरवल, सी आई में लिखता हूँ शॉर्ट में क्लास इंटरवल। तो इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूँ, 0 से 10 ले लूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 70 to 80। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए समझिए, एक और पहचान है इसकी, यहाँ पर लिखा हुआ है 14, लेस देन 10 मतलब 10 से कम उम्र के 10 हैं, 14। ठीक है, 14 पैसेंजर हैं जो 10 से कम जिनकी उम्र है। यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 20। अब लेस देन 20 मतलब 20 से कम, तो 20 से कम में जो 10 से कम वाले भी आ गए ना, तो इसका मतलब इस 44 में ये 14 भी जुड़ा हुआ है। ये भी एक पहचान है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होने की। समझ में आई बात। तो आइए फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, एफ हमको अब निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये 14 तो आपका एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पर 0 से 10 में 14 है, मतलब 10 से कम, तो 0 से 10 में आएंगे 14। अब ये 44 है, अब कैसा आएगा, अब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती चली जाएगी। तो यहाँ से इस 44 में से हम 14 माइनस करेंगे, क्योंकि इस 44 में भी 14 इंक्लूड हैं। जब इन 14 को हम हटा देंगे तो हमें फिर मिल जाएंगे 10 से 20 वाले सिर्फ, क्योंकि 10 वाले तो हट गए, 14 हट गए। तो 44 में से 14 माइनस करेंगे तो 4 में से 4 गया, 0 बचा, और 4 में से 1 गया, 3, तो 30। अब ये 30 ऐसे हैं जो 10 से 20 साल के बीच में आते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने अलग कर लिया। अब इसी तरीके से इस 82 में से 44 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ से आप जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा, और 7 में से 4 जाएगा आपका 3 बचेगा, 38 हो गया। इस तरीके से इसमें से माइनस करिए, 14, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 13 में से 8 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। अब यहाँ से इसमें से ये माइनस कीजिए, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, और 18 में से 13 जाएंगे तो 5 बचेंगे। अब यहाँ से ये माइनस कीजिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 24 में से 18 जाएंगे तो आपके 6 बचेंगे, 61 आ गया। 7 में से 5 जाएंगे तो आपके 2 बचेंगे, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर 2 में से 2 जाएगा 0, 42 का 42 रह जाएगा, और फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है 13। तो इस तरीके से ये अब हमारा निकल के आ गया एफ आई या एफ फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 के बीच में इतने हैं, 10 के बीच में। अब ये अलग अलग हैं सारे, ये तो सब मिक्सअप होते चले जा रहे हैं। 300 देखिए सब अलग अलग हो गए हमारे पास कि कौन सी ग्रुप में कितने हैं। समझ में आई बात। ये हमारा एफ निकल गया। अब आपको एक्स आई निकालना है। अब एक्स आई क्या होता है भैया, क्लास इंटरवल का एवरेज, क्लास इंटरवल का आधा। तो 10 का आधा यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65,
75, ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब आपको क्या निकालना है, FI/XI निकालना है, मतलब FI और XI की गुणा करके सम कर दो और फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख दो, आंसर आ जाएगा। अब आपका सवाल कुछ बना, तो FI/XI मतलब इस गुणा इस, तो 14 पंजे कितने होते हैं जी, 70 होते हैं। तो 0 का 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 तीन आपके 45 हो जाएंगे, तो 450 हो गया ये। यहाँ पर इसकी करेंगे तो 25 8 200 का 0 हासिल लगा 20, और 35 25 दिया 75, 75 और 20 10 85 10 95, तो ये हो जाएगा आपका 95 मतलब 950। 35 क्या करेंगे, 35 दूनी 70 का 0 हासिल लगा 7, 35 पंजे 185 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 175, 175 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 80 और 2 82, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 182, बोले तो 1820। अब यहाँ पर करेंगे तो एक 0 की 0 यहाँ पर आ जाएगी, 5 पंजे 25 का पर हासिल लगा दो, 5 चौक 20 और 2 2250 हो जाएगा। 61 और 55 की आप कर लेंगे अलग से, अगर आपको नहीं आ रही तो फटाफट करेंगे, मोटाई मेथड लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, 35 का 5 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो 33 55 आ जाएगा ये, 33 55 यहाँ पर मैंने लिख दिया। 65 की 42 से करेंगे, दोबारा से अलग से यहीं पर कर लो आप अलग से, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 65 और 42 की, ठीक है, 45 नहीं 42, अच्छा ये मैंने ऊपर नीचे कर दिए थे। 65 और 42, तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगाए, 6 दूनी 12 और 4 पंजे 20, 2 एक 3, 2 एक 3, 3 का 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 2730 यहाँ पर आपका ये निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर जाएगा 13 पंजे 65 का 5 हासिल लगा 6, 13 7 91 और 6 98, तो यहाँ पर 13 7 91 और 6, हाँ 6 और 1 7 हो जाएगा ना, तो 97 97 और 5, तो ये आपका सब का यहाँ पर आ चुका है सम। इसका मैं एक डब्बा कर देता हूँ बंद। अब क्या करना है आपको, अब इन सबको आपको सम करना है, इन सबका आपको टोटल भी करना है, ताकि आप सही तरीके से इसको निकाल सके। तो आइए दोस्तों अब क्या करते हैं, सम कर देते हैं, फटाफट कर लो। यहाँ पर सबके लास्ट में यहाँ पर 5 और 5 10, तो यहाँ पर 10 का 0 कैरी किया 1, 7 और 1 8 और 5 13, 13 5 आपका हो जाएगा 18 19 20 5 25 5 30 33 33 और 7, तो 7 3 10 40 हो जाएगा, मतलब ठीक है पूरा। और 40 का 0 हासिल लगा 4, तो 4 और 4 8, 9 और 8 आपके कितने हो जाएंगे, 8 और 8 16, 16 और 9 9 6 आपके 15 25 26 27 28 29 30 और 46, तो 46 का आपका कितना आ जाएगा, 6 हासिल लगेगा 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12, तो 12,600 इसका पूरा सम आया। ठीक है, बहुत ध्यान से करनी है आपको, ये प्लस माइनस में गड़बड़ी होगी, सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत निकलेगा तो 4 नंबर कम कट जाएंगे आपके। तो जितना टाइम मैंने दिया उतना ही टाइम आपको देना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका आ गया सिग्मा FI/XI, और सिग्मा FI जो कि हमें पता ही था कितना था 300, तो 300 में नीचे रख दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 3 चौक 12, 3 2 नीचे, तो 42 आपका निकल के आ गया मेन। तो बहुत ही आसान था ये तो निकालना, लेकिन इसको निकालने के लिए जो कैलकुलेशन करना पड़ गई ना, ये आसान नहीं थी, तो इसीलिए आपको ये बहुत ध्यान से करना है, इनके मल्टीप्लाई भी ध्यान से करनी है, फिर सम भी ध्यान से करना है, इन 2 चीज़ों में ध्यान देना है मीन निकालते वक्त, ताकि आपका आंसर सही तरीके से आए। तो मीन हमारा निकल के आ गया, मीन हम प्रॉपर लिखे ना आप, मीन एज ऑफ पैसेंजर इज इक्वल टू 42 ईयर्स, इस तरीके से लिखना है आपको, पूरा आंसर आपका सही होगा। नोट कर सकते हैं आप, मैं साइड में हो चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर से बड़ा सवाल है, 4 नंबर का केस बेस्ड, पूरा केस बनाया गया है। आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ सीधा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है पिरोंग रीफ लाइट हाउस ऑफ मुंबई, ये जो मुंबई का एक लाइट हाउस है, ये किस सन में बना था, ये 1874-75 में बना था। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मीटर्स हाई, ये तकरीबन 40 मीटर ऊंचा है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर एक लाइट हाउस की ऊंचाई बता दी गई कि भैया कितना ऊंचा है, 40 मीटर ऊंचा है। तो मैं यहाँ से मतलब ये जो हमारे पास ए से लेकर बी तक है, ये 40 मीटर हाइट है इसकी, ये हमको पता है। आगे बढ़ जाता हूँ, आगे लिखा हुआ है कि 30 किलोमीटर दूर तक से इसकी लाइट देखी जा सकती है, बहुत अच्छी बात है। आ शिप एंड अ बोट, एक जहाज और एक बोट, 2 चीज़ें इसकी तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर ये रही शिप, आप देख सकते हैं ये शिप है और ये छोटी बोट है, ये दोनों आ रही हैं इसकी तरफ अलग अलग डायरेक्शन से। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस टू द बोट ऑफ शिप 30 और 60, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं, ये 60 डिग्री का इधर बन रहा है, इधर 30 डिग्री का। अगर यहाँ 60 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा एलिवेशन, यहाँ 30 का बन रहा है तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। आपको पता होगा जेड वाले एंगल इक्वल होते हैं, मैंने बता रखी है ये बात। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ है इसका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट है आपके पास, लिखा हुआ विच ऑफ द बोट, विच ऑफ द टू, कौन सा दोनों में से कौन, मतलब बोट या शिप, कौन ज़्यादा पास है इस लाइट हाउस के। तो ये तो बात आप सिर्फ इमेज देख के बता सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इमेज देख के, कुछ नहीं करना। कैसे, देखिए
ये एंगल बड़ा बना रही है, और जो चीज़ इस लाइन के जितने करीब आती जाएगी उतना उसका एंगल क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे आने के बाद बिल्कुल अप्रॉक्स 90 तक का एंगल आ जाएगा, ठीक है, 89 88। तो इसका मतलब जब ये एंगल बड़ा बना रही है शिप, तो इसका मतलब शिप ज़्यादा क्लोज है लाइट हाउस की, ठीक है। और जितना दूर होगी चीज़ उतना ही छोटा एंगल बनाएगी, सिंपल सी बात है ना। देखो दूर कर दे छोटा बन गया, और दूर चले जाओ बहुत ही छोटा सा एंगल बनेगा यहाँ पर, तो बिल्कुल समझ में आई बात। तो इसका मतलब शिप जो है हमारे पास वो बड़ा एंगल बना रही है। क्लियर है बात आपको ये? चलो जी, इस सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक सवाल तो आपका क्लियर हो गया कि शिप जो है वो बड़ा एंगल बना रही है, इसलिए शिप ज़्यादा नियर है, शिप ज़्यादा पास है लाइट हाउस के। अगला हमसे इसमें कहा गया है फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस। तो लाइट हाउस से इसकी दूरी भी बताओ। अब शिप यहाँ पर है सी पॉइंट पर, तो यहाँ पर ये लाइट हाउस का बेस है बी, तो हमें ये बी सी बताना है। हमको ये ए बी दे रखा है, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में फ्रेम से बाहर हो जाता हूँ थोड़ा सा लिखने के लिए। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, दोबारा आ गया मैं अंदर, ट्राइंगल के अंदर ए बी और बी सी। तो ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस मतलब पी और बी मतलब tan थीटा। तो हमें किस किस से मतलब है, दोबारा बाहर जाता हूं मैं, तो आपको मतलब है पी और बी से, जो कि होता है क्या, tan थीटा। अब परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें तो खड़ा हुआ कितना है 40 मीटर, 40 मीटर। बाहर चला गया मैं 40 मीटर लिखने के लिए, और बेस हमको पता करना है, बी का भी रहने देता हूँ। tan कितने डिग्री का एंगल बन रहा है जी, यहाँ पर आप देखिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगली स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, जो कि होती है कितनी, √3 होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से आपका जो ये b निकल के आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनकी कराएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर दोबारा से डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरीके से नीचे हो गया। अब नीचे तो हम रूट वाला छोड़ते नहीं है, तो इसको आप रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करने की वजह से यहाँ पर आपका जो ये बी है क्या हो जाएगा 40 √3, और नीचे रूट वाले दोनों 3 जब रूट वाले नंबर की सेम नंबर की मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है, तो नीचे आपका 3 हो जाएगा। तो 40 √3 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो ये आपका निकल के आ गया डिस्टेंस, ठीक है। तो आप एंड में लिख भी देंगे डिस्टेंस from the ship, distance of the ship from the lighthouse is 40 √3 डिवाइड बाई 3 मीटर। तो आपका ये निकल के आ गया वो डिस्टेंस BC, ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हो गया। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम। कहा था ना मैंने, जब बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइम भी पूछ लेगा, स्पीड पूछ लेगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस पता हो, किसका बात हो रही है, अच्छा बोट की बात हो रही है। अब शिप भूल जाओ, शिप का हो गया किस्सा खत्म, अब बोट पे आ जाओ। तो बोट की बात हो रही है, तो बोट ये पूछा गया कि बोट यहाँ से लाइट हाउस तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी। तो टाइम लेने के लिए हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो पहले DB, तो पहले ये DB या BD निकाले हम। आइए निकालते दोबारा। बेस और परपेंडिकुलर वही P और B। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं जी, tan थीटा में होते हैं जी। तो परपेंडिकुलर कितना है जी 40 है, बेस क्या है हमारे पास BD, जो कि हमें निकालना है, डिस्टेंस बेसिकली नहीं पता। तो tan कितना है, अब 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री की वैल्यू लिख देंगे। क्या वैल्यू होती है जी 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD निकल के आ जाएगा। BD कितना निकल के आ जाएगा 40 √3 मीटर। मतलब बोर्ड का डिस्टेंस निकल के आ गया कि बोर्ड जो है अभी कितनी दूरी पर है, 40 √3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो डिस्टेंस पता चल गया हमें। स्पीड हमें दे रखी है, इफ इट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 20 km/h, अगर वो इतनी की स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए एक यहाँ पर झोल है क्या, कि डिस्टेंस है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर में, तो आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको तो मीटर में रहने देते हैं, अपना जो ये स्पीड किलोमीटर की दे रखी है इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब हर एक घंटे में 20 किलोमीटर चलेगी। तो किलोमीटर का मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मीटर बन गया। और घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, ये मिनट बन गया। आइए कर देते हैं। अब 20 3 60 होता है, तो 1000 ऊपर रह गया, नीचे डिवाइड में 3 आ गया। तो ये आ गई इसकी स्पीड मीटर में, ठीक है। आपका स्पीड मीटर में आ गई कि इतने मीटर पर मिनट की स्पीड से बोट जा रही है, ठीक है, स्पीड मीटर पर मिनट। अब ये भी मिनट में, ये भी मीटर मिनट में, ये और ये भी मीटर में, तो अब हमारा सब कुछ इक्वल है। अब निकालते हैं। तो टाइम निकालना है ना हमें, क्या बताया मैंने, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ऊपर रखो, मतलब 40 √3 ऊपर रखो, डिवाइड में रख दो स्पीड, जो कि है कितनी 1000 डिवाइडेड बाई 3। अब वो जो डिवाइड बाई 3 नीचे वाला 3 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में है ना इस तरीके से, तो वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो 3 आ जाएगा, ठीक है जी।
0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो ऊपर हमारे पास आ गया 3√3 और नीचे आ गया डिवाइडेड में 25। बस आगे आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, करना चाहो तो, वरना मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ। ये आपका आ गया कितने मिनट, तो इतने मिनट के अंदर वो जो बोट है वो लाइट हाउस तक पहुँच जाएगी। ठीक है, 3√3 डिवाइड बाई 25। अब इसको डिवाइड कर लेंगे 1.73 वैल्यू रख के, तो भी आपका मिनट में आंसर आ जाएगा जो भी होगा। तो इस तरीके से आपका ये केस बेस्ड मैंने करवा दिया है पूरा। मैं बिल्कुल बाहर हो जाता हूँ फ्रेम से, ताकि आप आराम से इसको देख के नोट कर सकें, लिख सकें, समझ सकें, वीडियो पोस्ट करके कैसे यहाँ पर क्या चीज़ मैंने करवाई है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, जो कि आपका लिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के अंदर से, केस बेस्ड का सवाल है। पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया कृष्णनगर स्मॉल टाउन पर नारियल डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर कृष्णनगर एक गाँव है जहाँ पर डोल्स बनाए या कमेटी मिट्टी से अलग अलग टाइप की गुड़ियाँ बनाई जाती हैं, अलग अलग टाइप के भगवान जो भी चीज़ें हैं उनका वो आस्था वगैरह इसमें वो रखते हैं, वो बनाते हैं। ये मुद्दे की बात पे आते हैं सीधा। यहाँ पर डोल 1, डोल 2, डोल 3, डोल 4 हमें 4 अलग अलग तरीके की डोल दिख रही हैं। यहाँ पे गोल गोल है, यहाँ भी थोड़ा गोल गोल है, यहाँ पर थोड़ा सिलेंड्रिकल और स्फेयर मिक्स है, और यहाँ पर भी अलग से। आइए देखते हैं। द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल्स इन डोल 1। डोल 1 में ये जो आप लाल लाल गोल देख रहे हैं इनका रेशो टू दैट किससे, ऑफ स्फेरिकल ऑरेंज इन डोल 2, और डोल 2 में जो स्फेरिकल ऑरेंज है, तो दोनों में गोल गोल है, दोनों के रेशो की बात की गई है। सवाल पढ़ लेते हैं। पहले सवाल क्या है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ रेड स्फेरिकल एप्पल स्फेरिकल ऑरेंज। तो सरफेस एरिया का रेशो पूछा है, किस किस का, इसका और इसका, दोनों स्फेयर हैं। अब स्फेयर एक गोले का सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो अगर मैं पहले सवाल की बात करूं, फ्रेम से बाहर जाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं, तो यहाँ पर किस किस का आपको पूछा है, ऊपर डोल 1 का रेशो किससे, डोल 2 से। ठीक है जी। अब दोनों ही स्फेयर हैं, स्फेयर का मतलब है तो भैया 4πr² होगा रेशो, और इसका 4πr, सेम फॉर्मूला लगेगा दोनों का। पाई से पाई कट, 4 से 4 कट। अब दोनों की आर तो अलग अलग है, तो एक को R1 का नाम दे दो और एक को आप R2 बोल दो। अब दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का मैं एक साथ भी स्क्वायर लगा सकता हूं, तो R1 अपॉन, या ना भी लगाओ, मर्जी है आपका, चलो नहीं लगा रहा, ऐसे कैसे रहने दो। चलो अब R1, डोल 1 की रेडियस कितनी है यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए, तो देखते हैं। द रेशो ऑफ डायमीटर्स, इनके डायमीटर का रेशो दे रखा है हमको, डोल 1 और डोल 2 का 2:3। किसका रेशो, डायमीटर का। डायमीटर का रेशो है 2:3। ठीक है, 2/3 दोनों का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी रेडियस का अगर हम रेशो निकालें तो भैया सेम आएगा, वो भी 2:3 आएगा। क्यों, क्योंकि डायमीटर की आधी रेडियस होती है। जिस हिसाब से डायमीटर का रेशो 2:3 है, तो जब उनकी आधा आधा कर देंगे तो रेशो क्या होगा, रेशो होगा वही रहेगा, 2:3 रहेगा। जब भी डायमीटर की आधी रेडियस होती है, जब डायमीटर का 2:3 है तो रेडियस का भी 2:3 ही रहेगा। तो इसका मतलब R1 और R2 कितनी है, ये 2 है और ये आपकी 3 है, तो 2 का स्क्वायर ऊपर, नीचे 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर। इसको आप खोल दो तो 2 दूनी 4, 3 3 तो 4:9 आपका आ गया। तो बेसिकली आपको क्या निकालना था, सरफेस एरिया का रेशो निकालना था, डोल 1 के डोल 2 का। ठीक है, तो रेशो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ D1 एंड D2 इज 4:9। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने आंसर लिख भी दिया। तो ये हो गया आपका 1, 2 देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। डॉल 3 में नीली वाली गुड़िया, डॉल 3 में ब्लू वाली डॉल, ये दिख रही है। क्या क्या बन रहा है इसमें, इसमें एक सिलेंडर है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक तो एक सिलेंडर है, और ये एक ऊपर गोला है, मतलब एक स्फेयर है। तो एक सिलेंडर, एक स्फेयर। ठीक है, किस किस से मिलके बना, एक सिलेंडर और इसके ऊपर एक गोला, एक स्फेयर। ऐसी ये डॉल हमारे पास बनी है। ठीक है जी। इज मेल्टेड, हाँ बोला था ना मैंने, मेल्टेड वाला आएगा एक, मेल्टेड, पिघला दिया गया। जैसे ही ये वर्ड यूज होगा समझ जाओ क्या लगेगा, वॉल्यूम निकलेगा। तो पिघला के क्या बनाया गया, इज यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डोल 4। ये जो डोल 4 में आप इसका ड्रम देख रहे हैं, सिलेंडर प्रकार का है, मतलब एक सिलेंडर नुमा है ये, जैसे सिलेंडर होता है, इसको बनाया गया, इसका ढोल, इसको पिघला के ये ढोल बनाया गया। मतलब इन दोनों का वॉल्यूम इसके ढोल के वॉल्यूम के बराबर रखना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ डोल 3, तो वॉल्यूम ऑफ D3 बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ ड्रम ऑफ D4, ड्रम ऑफ डोल 4। ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ D3, डोल 3 का वॉल्यूम किन किन चीज़ों से बनेगा, एक सिलेंडर है, एक स्फेयर है। सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, तो यहाँ पर आ जाएगा πr²h प्लस ऊपर ये इसकी मुंडी,
ठीक है, गोल 4/3 पाई आर क्यूब बता रखा है मैंने आपका फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब बराबर रखना है किसके, इस ड्रम के। ड्रम कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सेम फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, सबके पाई खत्म कर दो, पाई कॉमन लेके पाई उड़ जाएंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर एच बचा। ये आर किसकी है, इस वाले सिलेंडर की है। तो रेडियस कितनी है देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा द रेडियस ऑफ बोथ द स्फेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 3 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट इस बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। तो इसकी हमें दे रखी है रेडियस, इस सिलेंडर की रेडियस भी 3 है, इस थोपड़े की मतलब इस गोले की इसकी शक्ल की भी रेडियस 3 है, और इस सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है, हाइट कितनी है जी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर की बॉडी इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या पता है, इस सिलेंडर की रेडियस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट 9, हाइट दे रखी है कितनी 8, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 4/3 पाई तो कट चुका आर क्यूब, ये किसकी है, मुंडी की है, मुंडी की रेडियस कितनी 3 है, 3 का क्यूब 3 3 होती है 27 बराबर ये किसका है, ये ड्रम का है। तो ड्रम की रेडियस दे रखी है क्या, बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ड्रम की रेडियस है क्या कहीं पे हमारे पास, द रेडियस ऑफ द बोथ ड्रम, अच्छा यहाँ ये है, इफ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, अगर ड्रम की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, लो जी मिल गई। तो आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9, और इसकी क्या बतानी है, मैं फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम, ड्रम की हाइट बतानी है, मतलब ये वाला एच बताना है हमें। तो इसका ये का यही रहने, तो ये लो जी सॉल्व करो, 9 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके 72 हो जाएंगे, ये 3 से जाएगा 3 9 27, और 9 चौक हो जाएंगे आपके 36, इधर बराबर 9 है मल्टीप्लाई में एच है, 36 और 27 कितने हो गए आपके, इधर आ जाओ आगे, तो ये आपके हो जाएंगे 6 और 2 8, 7 3 10, 108 हो जाएंगे। ये जो 9 मल्टीप्लाई में है ये नीचे डिवाइड में कर देंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो एच निकल के आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो एच निकल के आ गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर। मतलब इस ड्रम की जो ये हाइट है कितनी है जी 12 सेंटीमीटर है। इस तरीके से सरफेस एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है ना दोस्तों, कोई सा भी सवाल उखाड़ सकते हो, सिर्फ क्या खेल है, कुछ भी खेल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खेल है इन फॉर्मूलों का। भैया मेल्टेड का केस था तो इस गुड़िया के दोनों शक्लों मतलब दोनों जो चीज़ें दोनों फिगर बन रही थी उन दोनों का वॉल्यूम हमने यहाँ रखा प्लस करके, और इधर बराबर में जो चीज़ बनी उसका वॉल्यूम रखा, जो कट सकता था काट दिया, जो चीज़ें पता थी वो लिख दी, जो नहीं पता थी वो खुद ही खुद निकल के आ गई। तो यही है इसके अंदर सारा का सारा खेल, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों का। और मेन मोटे मोटे फॉर्मूले कौन से यूज होंगे वही मैंने आपको बता रखे हैं, वॉल्यूम के, सिलेंडर, स्फीयर, इनसे रिलेटेड जो सवाल आ ही रहा है तकरीबन, तो इनके तो आपको याद हो ही, जो यहाँ पर लिखे हुए भी आपके सामने में साइड में हो जाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा सैंपल लेवल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप सेक्शन अब सुन लो, बेसिक वालों भी और स्टैंडर्ड वालों भी। बेसिक मैथ्स का सैंपल पेपर मैंने सॉल्व करवा दिया पूरा, अब मत बोलना मुझसे किस तरह पूरा नहीं करवाया, पूरा करवा दिया मैंने। स्टैंडर्ड मैथ का भी पूरा एक ही वीडियो में करवाया था, वन शॉट में। आपको मैंने दोनों के इंपॉर्टेंट भी लगवा दिए कि कौन से चैप्टर से कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ का भी स्टैंडर्ड मैथ का भी। अब क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब जितनी तैयारी आप कर सकते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अपनी तरफ से सब कुछ आपको दे दिया है, बिल्कुल सेटिस्फाई हूं मैं। सिलेबस कंप्लीट कराया मैंने टर्म 2 के अकॉर्डिंग, फिर मैंने आपको सैंपल पेपर सॉल्व करवाए, इंपॉर्टेंट भी बता दिए और सैंपल पेपर भी सॉल्व करवा दिए। तो इस तरीके से मैंने सब कुछ दे दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है और आपकी तैयारी है। तो इसलिए प्रैक्टिस करते चलिए, तैयारी करते चलिए। बीच में कहीं पे फंस जाए, कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आ रहा हो, कोई दिमाग से निकल गया हो, उसको याद करना हो, तो मैंने आपको फ्लो एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है। उसका यूज करके आप अपने जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो, कोई क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो, वो सब आप लाइव ट्यूटर से कनेक्ट करके पता कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्लो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करके साइन अप करके उसको भी यूज करना सीखिए, साथ साथ उसको यूज करते चलिए। ठीक है जी दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं फटाफट से अब लाइव सेशन यहाँ पे तैयारी करूँ और फिर हम एक लाइव सेशन करें तगड़ा सा, जहाँ पर आप और मैं एकदम फेस टू फेस बहुत सारे सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करें लगे हाथों। आपके एग्जाम होने तक आपको इतना यूज टू करा दूँ मैं पेपर से कि आपको लगे अरे ये तो मेरे रोज़ का काम है, ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, यूँ ही आप करके आ जाएँ फटाफट। ये मेरी चाहत है आपसे। बहुत ही जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।